आइए आज की क्लास में हम 25th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एडिशनल एक्सरसाइज को चैप्टर 2 की। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको इससे पहले की वीडियोस में कवर कर दिए थे। आइए 25th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको 4 कैपेसिटर दे रखे हैं और एक बैटरी हमें दे रखी है 300 वोल्ट की, जैसे कि हमें फिगर में शो हो रहा है। और हमसे पूछा गया है कि हर एक कैपेसिटर पर चार्ज और वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इस सर्किट को मैं ड्रॉ कर लेता हूं और फिर हर एक कैपेसिटर पर कितना चार्ज और वोल्टेज होगा आइए फाइंड करते हैं। तो बच्चों, हमारे पास ये था सर्किट, 4 कैपेसिटर थे, एक बैटरी लगी थी 300 वोल्ट की। हमने यह सर्किट को बनाया। आइए हर एक कैपेसिटर पर चार्ज और वोल्टेज फाइंड करते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं इस सर्किट को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा मैंने यहाँ पर सिंपली ये समझा कि जो मेरा C2 वाला कैपेसिटर है और जो मेरा C3 वाला यहाँ पर कैपेसिटर है, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज़ में जॉइंट हैं। ठीक है, किस में जॉइंट है? सीरीज़ में जॉइंट है। तो मैंने सीरीज़ में इनको सॉल्व करा। सीरीज़ के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है हमने वो यूज़ करा टोटल निकालने के लिए। तो सीरीज़ में हमारे पास क्या फॉर्मूला चलता है CS निकालने का? 1/C1 यानी कि यहाँ भी 200 आएगा, प्लस 1/C2 यानी कि यहाँ भी 200 पिको आ जाएगा। तो बच्चों, यहाँ से हम CS को निकाल लेंगे। CS आ जाएगा हमारे पास कितना? 2/200 यानी कि 1/100, और 1/100 का मतलब हो गया 100 पिको फेराड। तो बच्चों, यहाँ से हमारे पास CS निकल जाएगा यानी कि टोटल कैपेसिटेंस ये फाइंड हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने इस सर्किट को थोड़ा छोटा कर दिया है। अब मेरे पास ये C1 है और C1 है मेरे पास 100 पिको फेराड, और मेरे पास ये दोनों कैपेसिटर हैं और इन दोनों कैपेसिटर को भी मैं यहाँ पे जाके सॉल्व कर दिया है कि CS मेरे पास आ रहा है कितना? 100 पिको फेराड आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक और हमने बैटरी का यूज़ कर लिया है और ये है हमारे पास 300 वोल्ट, और ये जो है ये है हमारे पास 100 पिको फेराड। ठीक है, तो C2 और C3 को सीरीज़ में लाने के बाद मेरे पास ऐसा कुछ आ जाता है। अब जो C1 वाला कैपेसिटर है आप देख सकते हैं वो CS वाले के साथ पैरेलल में जॉइंट है। अगर ऐसा है तो अब जो मेरा सर्किट है वो कुछ ऐसे बनने वाला है, जैसे कि अब मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ सर्किट को, कि C1 और C3 हमारे पैरेलल हैं और पैरेलल में टोटल निकालने के लिए हम दोनों को ऐड करेंगे। तो C1 भी 100 है और CS भी 100 है, जो अभी अभी हमने फाइंड करा था। तो ये आ गया 200 पिको फेराड। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अब जो मेरे पे सर्किट है वो और भी छोटा हो जाता है। अब मेरे पास जो सर्किट है वो CP वो बन जाता है 200 पिको फेराड का, 200 पिको फेराड का। और यहाँ पर एक और मेरे पे कैपेसिटर जॉइंट है C4, और यहाँ पर ये चल रहा है 100 पिको फेराड का, और ये बैटरी है 300 वोल्ट का। ठीक है, अब जो CP है वो C4 वाले के साथ सीरीज़ में कनेक्ट है लास्ट। तो हमने इसको सॉल्व करा तो हमें पता चला जो CP है वो C4 वाले के साथ सीरीज़ में कनेक्ट है, और सीरीज़ में आपको पता है हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 1/C1 प्लस 1/C2। तो हम रखेंगे यहाँ पर 1/200 प्लस 1/100। मेरे प्यारे बच्चों, दोनों को सॉल्व कर देने पर मेरे पास यहाँ पर ये नेट निकल के आ जाएगा। तो मैं इसे टोटल लिख लेता हूँ और ये आ जाएगा 200/3 पिको फेराड, और ये लगा हुआ है आपका बैटरी 300 वोल्ट का यहाँ पर। ठीक है, तो फाइनल सर्किट मेरे पास आ चुका है यहाँ पर। अब मैं आपको दोबारा बोलता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा? C2 और C3 सीरीज़ में थे तो हमने एक रेजिस्टेंस निकाला उसका। फिर हमने क्या करा? C1 और CS को पैरेलल में रखा तो उससे हमें एक और मिला, और फिर लास्ट हमने क्या करा? CP और C4 को सीरीज़ में, तो हमें 200/3 मिला। और आपको पता है CP और C4 का वैल्यू क्या है? CP का वैल्यू आ रहा था 200, C4 का वैल्यू आ रहा था 100। सीरीज़ में थे तो टोटल निकालने के लिए क्या यूज़ करा होगा? 1/200 प्लस 1/100, और यहाँ से हमें टोटल मिल गया। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बच्चों इस वाली बैटरी के लिए कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। तो मैं इसके लिए यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसके लिए यहाँ पर कैलकुलेशन का यूज़ करूँगा Q = CV। तो
जो इस पे सी है वो है 200/3 आप सबको दिख रहा है, और जो इसका वी है वो भी कितना है 300 है। तो ये नेट कट के कितना आ जाएगा, ये नेट इसका जो चार्ज है, मतलब इस पे जो चार्ज है वो निकल के आ रहा है 100, यानी कि 20,000, इतना ही आ रहा है पीको कुलाम आ रहा है। और क्योंकि ये वाला जो कैपेसिटर है ये Cp और C4 सीरीज़ से मिलके बना है और सीरीज़ में चार्ज सेम होता है, इसी वजह से इस वाले कैपेसिटर पर भी चार्ज 20,000 पीको कुलाम माना जाएगा, और इस वाले पर भी आपका 20,000 पीको कुलाम चार्ज माना जाएगा। यहाँ तक की बात आप सबको बच्चों को क्लियर हो गई? अगर आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, देखिए Cp और C4 सीरीज़ में थे और Cp और C4 से बना था Ct जो 200/3 था। तो जो 200/3 वाले कैपेसिटर पे चार्ज होगा वही Cp और C4 पे भी जाएगा, क्योंकि वो बना ही उससे है और वो दोनों सीरीज़ में है। तो जो चार्ज इस पे होगा वही Cp और C4 पे जाएगा, इसलिए मैंने उन दोनों पर भी 2000 2000 करके लिख लिया। ठीक है, तो मैं सर्किट को यहाँ से रफ भी करना शुरू करता हूँ बच्चों। अब बच्चों जब मुझे इतनी बात यहाँ से क्लियर हो चुकी है तो मैंने इस वाले सर्किट को सॉल्व कर लिया। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ कैलकुलेशन के लिए। पहले मैं इस वाले कैपेसिटर पर वोल्टेज फाइंड करता हूँ, Q इक्वल टू CV वाले फॉर्मूले से ही, जैसे अभी हमने फाइंड करा था। तो Q की जगह मैंने यहाँ पर कितना रखा 20,000 पीको गुलाम, C की जगह मैंने यहाँ पर क्या रखा 20,000 पीको फेराड, और यहाँ पर वोल्टेज फाइंड करना था। तो पीको से पीको कैंसिल हो जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं। दिस इज आई गॉट 100 वोल्ट। कितना वोल्टेज मिल गया 100 वोल्ट मुझे यहाँ से प्रोवाइडेड हो गया है। और अगर मैं इस वाले कैपेसिटर पर कैलकुलेशन बनाता तो मैं यहाँ पर लिखता Q इक्वल टू CV। यहाँ पर मैं Q यूज़ करता 20,000 पीको कुलाम, राइट। C यूज़ करता मैं यहाँ पर 100 पीको फेराड, V को मैं निकालता, पीको से पीको कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ जाता ये आ जाता 200 वोल्ट। कितना आ जाता 200 वोल्ट, यानी कि C4 वाले कैपेसिटर का वोल्टेज आता 200 और Cp वाले का कितना आता 100। ठीक है, ये बात आप सबको क्लियर हो गई। अब बच्चों जो Cp वाला है, क्योंकि जो C4 है उसकी मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं Cp वाले की पहले बात करूँगा। देखो जो Cp वाला कैपेसिटर है वो एक्चुअल में आप यहाँ देख सकते हो C1 और Cs से मिलके बना है, जो दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो पैरेलल में क्या सेम जाएगी वोल्टेज, तो C1 और CS पे वोल्टेज सेम रखनी है। तो ये इससे क्या बना था, इससे ये बना था। तो और इस पे कितनी वोल्टेज है 100, अभी अभी निकाली है। तो इसीलिए C1 पर भी जो मैं वोल्टेज भेजूंगा वो 100 भेजूंगा, और CS पर भी जो मैं वोल्टेज भेजूंगा वो 100 भेजूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैं बस ये कह रहा हूँ कि C1 और CS पैरेलल में है और पैरेलल में वोल्टेज सेम चलता है। तो जो वोल्टेज इस पे होगा, जो कि हमने 100 निकाला है, वही ऊपर उन दोनों पे 100 जाएगा। और C4 का वोल्टेज तो आपको पता ही है, आपने निकाला है अभी 200 वोल्ट आपने सॉल्व करा था। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे का कैलकुलेशन करते हैं। अब बच्चों हम यहाँ से फाइंड करते हैं। अब हम फाइंड करेंगे इस वाले कैपेसिटर पर चार्ज, बीच वाले पे। तो मैंने उस पर यूज़ करा है बच्चों Q इक्वल टू CV का फॉर्मूला, और मेरे को यहाँ से पता चला कि इस पे जो C चल रहा है वो चल रहा है आपका 100 पीको, और जो वोल्टेज चल रही है वो चल रही है 100। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ जाएगा मेरे पे 0,000 पीको कुलाम आ गया। और ये वाला जो कैपेसिटर है वो एक्चुअल में C2 और C3 सीरीज़ से बना है, और सीरीज़ में क्या सेम होता है चार्ज। तो इन दोनों पर भी चार्ज सेम जाएगा जितना इस पे है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले पर चार्ज लिख लेता हूँ। इस वाले पर चार्ज आएगा 10,000 पीको कुलाम, और इस वाले पर भी चार्ज आएगा 10,000 पीको कुलाम। ठीक है बच्चों, मिल गया कैलकुलेशन। इसके अलावा मुझे C4 पे वोल्टेज पता थी। वोल्टेज कितनी थी C4 की, वोल्टेज मैंने निकाली थी 200 वोल्ट। क्लियर। C1 पे भी मुझे वोल्टेज पता थी, और C1 की वोल्टेज भी मैंने कितनी निकाली थी, C1 की वोल्टेज निकली थी 100 वोल्ट। तो बच्चों अभी तक के जो सर्किट में बातें हुई हैं वो सारी आपको पता है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इतने डायग्राम को भी रफ करते हैं। तो बच्चे आइए चलिए फाइंड करते हैं एक एक करके, जिस पे जो वैल्यू नहीं है उसको फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले C1 से चलते हैं और C1 पर चार्ज निकालते हैं, क्योंकि इसका वोल्टेज मुझे पता है। तो Q इक्वल टू CV यूज़ करा, C यूज़ करा यहाँ पर हमने 100 पीको जो लिखा हुआ था, और V यूज़ करा इस पर 100, एंड आई गॉट 10,000
पीको कुलाम। तो देखिए C1 वाले पर आप देख सकते हैं C1 वाले का जो वोल्टेज है वो है 100 और जो चार्ज है वो आपके सामने है 10,000। ठीक है, तो यहाँ से मुझे दोनों वैल्यूज़ मिल गई। अब हम चलते हैं यहाँ से C4 के पास। जब बच्चों मैं C4 वाले के पास जाऊँगा तो C4 वाले की वोल्टेज है 200 और यहाँ से मैं इसको चार्ज पता कर लेता हूँ Q इक्वल टू CV यूज़ करके। C यूज़ करेंगे हम यहाँ पे 1000 पी को, V यूज़ करेंगे यहाँ पे हम 200 और ये हमें फाइंड होकर के वैल्यू देगा 20,000 पीको कुलाम। मुझे ये वैल्यू में मिल जाता है। अब मैं C3 और C4 में पहले C3 को सॉल्व कर लेता हूँ और इस पर भी मैं Q इक्वल टू CV का फॉर्मूला यूज़ करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इस पर चार्ज पता है, तो मैंने यहाँ पर रखा 10,000 और C इसका है यहाँ पर 200 पीको कुलाम, ये भी पीको था, और इनटू में वोल्टेज मैं फाइंड करता हूँ। पीको से पीको कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल और ये आ गया है 50 वोल्ट। कितने वोल्ट? 50 वोल्ट। तो मुझे इसका भी वोल्टेज मिल गया है, ये भी कितना आ रहा है? 50 वोल्ट आता है। सिमिलर मैं जब इस पे कैलकुलेशन करूंगा तो एज इट इज़ सेम टू सेम यही कैलकुलेशन होगी और इस पर भी वोल्टेज कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक है, अब जब मेरे पे 50 आ जाएगा तो फाइनली मेरे पास सब कैपेसिटर्स का चार्ज और सारे कैपेसिटर का वोल्टेज आ चुका होगा। जैसे कि अगर आप मुझसे C1 कैपेसिटर की बात करते हैं तो C1 वाले कैपेसिटर पर जो चार्ज हमने निकाला है वो निकाला है, आप देख सकते हैं 10,000 पीको कुलाम। जो हमने इस पे वोल्टेज निकाली है वो निकाली है हमने 100 वोल्ट। सॉल्व। अगर मैं C2 वाले कैपेसिटर की आपसे बात करूं तो C2 और C3 इन दोनों पर सेम वैल्यूज़ हैं। जैसे कि अगर आप चार्ज देखेंगे तो दोनों पर चार्ज है 10,000 पीको कुलाम, इस पर भी 10,000 पीको कुलाम, राइट। एंड वोल्टेज की अगर आप बात करते हैं तो इस पर वोल्टेज कितना आ रहा था? अभी अभी निकाला था 50 वोल्ट। इस पर भी वोल्टेज कितना आएगा? 50 वोल्ट। सेम अगर आप C4 कैपेसिटर की बात करते हैं तो C4 वाले कैपेसिटर पर जो चार्ज आएगा वो निकल के आ जाएगा 20,000 पीको कुलाम और जो वोल्टेज आएगा वो आ जाएगा इस पर 200 वोल्ट, राइट। तो इस तरह से आप चारों के चारों कैपेसिटर को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 27 को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 26 है, सॉरी 26 क्वेश्चन में हमारे को क्या कह रहा है? आपको हम एक एरिया प्रोवाइड करते हैं, तो इसने हमें एक एरिया प्रोवाइड करा है। एरिया का वैल्यू है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है एक सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं, तो ये तो सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पर 10⁻⁴ लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। इसके अलावा इसने हमें इस क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों, डिस्टेंस है 2.5 मिलीमीटर दो प्लेटों के बीच का। मिलीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे, मिली को कन्वर्ट करने पर हो जाएगा 10⁻³ मीटर। ठीक है, और जो हमारे पास वोल्टेज है वो यूज़ करी गई है यहाँ पर 400 वोल्ट। सबसे फर्स्ट पार्ट में कह रहा है हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है? तो कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½CV²। और आप सब ने पढ़ा हुआ है जो C होता है उसका फॉर्मूला होता है ε0A/d बच्चों। और हम यहाँ पर वैल्यू यूज़ करेंगे। तो बच्चों जब मैंने यहाँ पर वैल्यू यूज़ करी तो यहाँ पर ε0 का वैल्यू रखा 8.85 × 10⁻⁻12। एरिया लिखा यहाँ पर बच्चों, एरिया है 90 × 10⁻⁻4 और यहाँ पर हमने d रखा जो कि 2.5 × 10⁻³ है। ठीक है, और यहाँ से V² और V है हमारा 400 का स्क्वायर। बच्चों जब इस पूरी वैल्यू को मैं यहाँ पर जाके सॉल्व करूँगा तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2.55 × 10⁻⁻6 जूल। मतलब इसका जो कैलकुलेशन है ए पार्ट का वो आपको एनर्जी बोली गई थी, तो इस कैपेसिटर की एनर्जी इतनी आती है। अब देखिए यहाँ पर एक और पार्ट है बी इस क्वेश्चन में। व्यू दिस एनर्जीज इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड ऑब्टेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आइए इसे रफ करते हैं फर्स्ट पार्ट को और हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, ये जो हमसे पूछ रहा है। बच्चों इसके सेकंड पार्ट में इसने हमसे बोला है कि आपको क्या फाइंड करना है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इसने हमसे बोला है कि आपको यहाँ पर क्या निकालना है? एनर्जी निकालनी है, पर यूनिट वॉल्यूम पर निकालनी है और इस सिंबल से डिनोट करना है इसको छोटे यू से। ऐसा ये क्वेश्चन में बोलता है।
एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको पता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस, जो कि डी होगी, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस। अब बच्चों हम सबको पता है कि यहाँ पर जो सी है उसका फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, ए डी ऐसे ही रहेगा, और जो v है उसको हम लिख लेंगे v इक्वल टू ई डी। आप सबने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, v इक्वल टू ई डी वाला। ठीक है, v की जगह मैंने क्या रखा, v की जगह मैंने रखा e इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। कितना आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट a, ये कितना आएगा ई स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा डी ए डी, तो a से a कैंसिल, एक डी दो डी ये कैंसिल, कितना आ गया ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो बच्चों जो मेरी एनर्जी डेंसिटी है उसको मैंने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिख दिया, जैसे कि वो आगे कह भी रहा था, अराइव ए रिलेशन बिटवीन यू एंड ई। तो यू और ई का रिलेशन आपके सामने है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है आपसे कि एक 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और आपने इसको चार्ज करा है 200 वोल्ट से। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये कैपेसिटर है आपके पास ऐसा, जिसका जो कैपेसिटेंस है वो आपको प्रोवाइडेड है कि इसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है, और इसका जो वोल्टेज आपको दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने 200 वोल्ट। तो अगर किसी चार्ज के पास वोल्टेज होता है तो उस पर दो चीज़ें ज़रूर होती हैं, एक होता है चार्ज, जिसे हम निकाल सकते हैं Q इक्वल टू सी वी करके, आप सबको पता है। तो C यूज़ करना है 4 माइक्रो, V यूज़ करना है 200, आंसर आ जाएगा 800 माइक्रो कूलम। दूसरा, अगर किसी कैपेसिटर पर वोल्टेज होती है तो उस पर एनर्जी भी होती है, जिसे हम निकाल सकते हैं हाफ सी वी स्क्वायर करते हुए। तो इस पे जो C है वो है 4 माइक्रो, इस पे जो V है वो है 200। ऐसा करने से आपको वैल्यू मिलेगी 8 इंटू 10⁻⁻2 जूल। ठीक है, अब आपने क्या करा बच्चों, इसको कनेक्ट करा है एक और कैपेसिटर से। ये मेरे पे अभी का डेटा है, बाद का जो डेटा है वो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मेरे पे जो कैपेसिटर है वो 4 माइक्रोफैराड का था, और आपने इसे कनेक्ट करा है एक और कैपेसिटर से जिसका वैल्यू हमारे पास है 2 माइक्रोफैराड। तो मैंने इसको भी कनेक्ट कर दिया है एक और कैपेसिटर से, 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर से। लेकिन ये कैपेसिटर अनचार्ज है, तो क्या होगा, होगा ये कि जिस पर वोल्टेज है, जैसे 4 पे वोल्टेज थी 200, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ चार्ज ट्रांसफ़र करता है। तो जो चार्ज है वो 4 माइक्रो से 2 माइक्रो की तरफ इसीलिए आएगा क्योंकि 2 माइक्रो के पास वोल्टेज नहीं है और 4 माइक्रोफैराड के पास अच्छी खासी वोल्टेज है 200 वोल्ट। तो हाई टू लो आपका चार्ज फ्लो करेगा। ये चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक इनका वोल्टेज क्या नहीं हो जाएगा सेम, यानी कि थोड़ी देर के बाद एक कॉमन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकलता है, कॉमन पोटेंशियल निकलता है Q इक्वल टू सी वी से। अब इस सिस्टम पर टोटल चार्ज क्या था, तो इस सिस्टम पर जो टोटल चार्ज था वो था 800, क्योंकि शुरू में जो चार्ज होगा वही इस पर इनिशियल और फाइनल माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज होता है कंजर्व, तो मैं इसको फाइनल भी 800 ही लेता हूँ। जो C है वो टोटल यूज़ करना है 4 और 2 6, तो अब मैंने टोटल यूज़ कर लिया, और यहाँ से मैंने माइक्रो से माइक्रो काटते हुए 800/6, 800/6 कितना आएगा बच्चों, 400/3। इतना वोल्टेज दोनों के दोनों कैपेसिटर यूज़ करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो ये पोटेंशियल थोड़ी देर के बाद दोनों के दोनों कैपेसिटर के पास हो जाएगा, इसे कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। और अब क्या हो रहा होगा, सर्किट में आपका फ्लो ऑफ चार्ज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चेंजिंग चार्ज नहीं हो रहा होगा, दोनों पे चार्ज सेम होगा और चार्ज भी आपका फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आप सबको क्लियर कि मैंने कैसे इस पे कॉमन पोटेंशियल फाइंड करा और क्यों करा, क्योंकि चार्ज हमेशा हाई टू लो की तरफ फ्लो करता है, तो एक पे चार्ज ज़्यादा रहेगा दूसरे पे कम रहेगा। कब जाके दोनों पे चार्ज सेम हो जाएगा, मतलब चार्ज जो चेंज है वो नहीं होगा जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकाला वो कैलकुलेशन आपने देखी। मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, जब दोनों कैपेसिटर के पास, आपको पता है दोनों कैपेसिटर के पास जब पोटेंशियल है तो दोनों पे दो बातें फिर से होंगी, चार्ज और एनर्जी। चार्ज मुझे पता है मुझे कैसे निकालना है, मैं एक काम करता हूँ एनर्जी ही निकाल लेता हूँ दोनों की। तो मैंने दोनों की एनर्जी फाइंड करी, तो मैंने लिखा हाफ सी
सी की जगह यूज़ कर रहा हूँ मैं 6 माइक्रो, क्योंकि मेरे पे 2 कैपेसिटर हैं, एक 4 का और एक 2 का। और वी की जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर 400/3, जो कि दोनों पर वैल्यू चल रहा है। वरना मुझे 2 बार लिखना पड़ता हाफ सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर। एक बार सी लिखता 4 माइक्रो, दूसरी बार सी लिखता 2 माइक्रो, ठीक है, तब भी मेरा यही आता। एंड आफ्टर डेट आई गॉट अ वैल्यू, कितनी प्राप्त होगी मुझे यहाँ से वैल्यू मिलेगी 5.33 इंटू 10⁻⁻² जूल। अब देखिए मैं यहाँ से आगे का क्वेश्चन रीड करता हूँ, मेरे को पता चल गया फाइनल एनर्जी इसके पास इतनी है दोनों पे, ठीक है। अब देखिए इसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मच एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सर्किट से कितनी एनर्जी लॉस हुई, सिंपल सी बात है, चेक करो कि इनिशियल कितनी थी और चेक करो कि फाइनल कितनी थी, दोनों निकली पड़ी है। अब जो भी डिफरेंस आएगा, जाहिर सी बात है जो भी डिफरेंस आएगा वही आपका क्या हो गया होगा, लॉस हो गया होगा। मान लो पहले इस पे 10 रुपये थे, बाद में इस पे 5 रुपये हो गए, तो कितने का चेंज आ गया, 5 का चेंज आ गया, तो 5 इसने खो दिए, वही लॉजिक है। तो U1 माइनस U2 करने पर, यानी कि आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 8 इंटू 10⁻², यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 5.33 इंटू 10⁻², और यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी जो कि आएगी 2.67 इंटू 10⁻² जूल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस करते हैं। देखिए 28 क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट, शो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट। देखिए ईच प्लेट की बात हुई है कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर के पास बेसिकली 2 प्लेट्स होती हैं, दिस इज फर्स्ट प्लेट and this one is second plate of the capacitor, right? Capacitor have 2 plates, this one is first and this is second plate, okay? So we know that, हम ये बात पहली से जानते हैं कि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये बात हम पहले से जानते हैं। यानी कि एक प्लेट पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज होती है और दूसरी प्लेट पूरी तरह से नेगेटिवली चार्ज होती है और इनके इनर सरफेसेस पे चार्ज होते हैं। अब वो हमसे कह रहा है कि जो फोर्स होती है किसी भी एक प्लेट पे, तो ठीक है हम किसी भी एक प्लेट को कंसीडर करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझना जैसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि ये वाली जो मेरी प्लेट है ये एक पॉइंट चार्ज है -Q, एज्यूम करते हैं, और ये वाली जो मेरी प्लेट है ये मेरी प्लेट एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है पूरी तरह से, तो ये मान लो मेरी एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है, ठीक है। अब बताओ प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी ओर, आप सब ये बात जानते हो, ठीक है। और जो प्लस माइनस को करेगा यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पॉजिटिव वाला ही लगा रहा होगा, क्योंकि आप इस पर तो फोर्स देख रहे हो ना, तो ऐसे लिखूंगा ना QE, और ये देखो E कितना लिखूंगा बताओ, तो एक प्लेट से फील्ड का फॉर्मूला क्या चलता है, σ/2ε0, आप सबको पता है इतना क्या चलता है, σ/2ε0, ठीक है। तो इतना चलता है हमारे पास, क्लियर रहेगा। और रुको, 2 प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कैपेसिटर के बीच में, उसका फॉर्मूला याद होगा आपको σ/ε0, तो σ/ε0 E के बराबर है, और ये E कौन सा है, ये E वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बिटवीन कैपेसिटर होती है, आपको फॉर्मूला याद है ना ये वाला। तो देखो मैं इसकी जगह और क्या लिख सकता हूँ, Q/2 इंटू में E, σ/ε0 की जगह, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ QE, एंड E इज़ बिटवीन द प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो ये मेरे पे क्या आ गया, फोर्स आ गया। तो मुझको यही चीज़ यहाँ पर प्रूफ करनी है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर। अब आप पढ़ लो इसे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि शो डैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट, जो फोर्स है हर एक प्लेट पर वो आपको बतानी है कि वो हाफ QE आएगी, तो वो हमने बता दी, जिसमें E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिटवीन द प्लेट, तो बिटवीन द प्लेट कितना होता है, σ/ε0, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। अब वो कह रहा है एक्सप्लेन द ओरिजिनल फैक्टर ऑफ हाफ, कह रहा है हाफ का बारे में आप कुछ बताएं। देखो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हाफ क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक ही प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब आप जो फोर्स है वो आप फोर्स अगर एक एवरेज फोर्स की बात करो या फोर्स की बात करो तो आप दोनों प्लेटों से नहीं देख रहे हो, आप तो किसी एक प्लेट पे फोर्स देख रहे थे और वो भी दूसरी से देख रहे थे, तो एक प्लेट से तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हाफ ही आएगा ना। तो एक तो एक्सप्लेनेशन इसका ये हो गया, और जो दूसरा एक्सप्लेनेशन है मैं उसको भी आपको दे देता हूँ, जो दूसरा एक्सप्लेनेशन है उसे भी सुनिएगा आप। देखो बच्चों आपको ये बात पता है कि आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो सिर्फ एक ही प्लेट से निकाल रहे हो, है ना।
तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलता कि मुझे एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए प्लेट से, तो कैसे लिखते हैं आप? ध्यान से देखिएगा, आप लिखते 0 प्लस ई बाई टू। अब आप 0 प्लस ई बाई टू क्यों करते? मान लो आपके पास एक ही प्लेट है, मान लो आपके पास एक ही प्लेट है ऐसे, ठीक है। तो इसकी जो फील्ड होती वो ऐसे लिखता मैं, इससे टोटल फील्ड आउटसाइड प्लस इनसाइड। आपको भी पता है इस प्लेट के इनसाइड फील्ड क्या होगी? 0, तो इसलिए यहाँ पर 0 आ गया। 0 मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 है, और आउटसाइड फील्ड कितनी होती है? मान लो मैंने ई बोला, क्योंकि फील्ड तो बाहर ही होती है, तो ई बोला। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो टोटल फील्ड है वो मेरे पास, मतलब एक एवरेज जो टोटल फील्ड है वो ये आ रही है, और मैं अगर इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरे को कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो आप समझ गए ना ये E/2 क्यों चल रहा है यहाँ पर? तो 2 का एक और मतलब मेरे पास है। अब अगर कोई आपसे बोले कि भाई ये बताओ ये हाफ क्या सिग्निफाई करता है, तो क्या बोलोगे आप उसे? एवरेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 प्लस E/2 इज इक्वल टू E/2 कॉन्ट्रीब्यूट टू फोर्स। सिर्फ इतना ही फील्ड फोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ये मतलब है यहाँ पे हाफ का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों यहाँ पर क्या है कि मेरे को एक स्फेरिकल कैपेसिटर दे रखा है, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा। आपके पास 2 स्फेयर्स हैं, एक का रेडियस है R1 और दूसरे का रेडियस है R2, और आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में आपको पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती है, ठीक है। अब आपसे इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि शो करके ये बताएं कि जो कैपेसिटेंस आता है वो आपके पास इतना आता है, जितना इसने हमें यहाँ पर बोल रखा है कि इतना 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 आपको कैलकुलेट करना है। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पास 2 स्फेरिकल सरफेसेस हैं, तो मान लो एक स्फेरिकल सरफेस ये रहा और दूसरा स्फेरिकल सरफेस ये रहा। ऐसी था, आपने इस वाले को कैसा चार्ज दे रखा था किताब के अंदर? नेगेटिव चार्ज दे रखा था। इस वाले को कैसा चार्ज दे रखा था? पॉजिटिव चार्ज दे रखा था, ऐसे ही दे रखा था। आपको कैपेसिटेंस निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। आप कैपेसिटेंस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी, ठीक है। आपको इसका रेडियस प्रोवाइडेड है, इसका रेडियस इसने जो आपको प्रोवाइड करा था वो R2 करा हुआ है डायग्राम में, और बाहर वाले का रेडियस कितना करा हुआ है प्रोवाइडेड? R1 करा हुआ है, ठीक है। बच्चों देखो, C निकालने के लिए Q/V करना पड़ता है, तो सबसे पहले आपको V निकालना पड़ेगा। अब V निकालने के लिए आप यूज़ करेंगे फॉर्मूला जो हम पढ़ते हुए आते हैं कि फॉर्मूला क्या बनता है? -E.dr, याद आ गया? E.dr, ठीक है। और आप सब बच्चों को पता है कि अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लूँ P और यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बना दूँ ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो फ्लक्स से ही आएगी ना, अगर मैं यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बना दूँ ऐसे, तो बच्चों इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? ये Q माइनस वाला, बाहर तो ये प्लस Q वाला चार्ज है ना, ऐसी है हमारे पास। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चलेगा? तो वही फॉर्मूला याद करो, K अंदर कितना चार्ज है? Q और R², और R मैं इसका मान लेता हूँ। बच्चों ऐसे ही मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेश्चंस में यही कंसेप्ट सिखाया था। तो मुझे पता है कि भाई इसके इस गॉसियन सरफेस के अंदर इस वाले, मुझे पता है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज Q है, तो फॉर्मूला मैं बस उसी को लिखूँगा ना, KQ/R² में, ठीक है। अब ये जो E है ये वेरिएबल है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये जो E है ये रेडियस पे डिपेंड कर रही है, और जब भी कोई चीज़ वेरिएबल होती है तो हम इंटीग्रेट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेंगे और हम इसे बताएंगे कि हम इंटीग्रेट आपको R1 से R2 कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं और यहाँ पर हम डिफरेंस पता कर लेंगे जो कि V है, और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम जो हमारे पास होती है KQ/R² की। तो बच्चों मैंने यहाँ पर वैल्यू रखा आप लोगों के लिए, K का मतलब है 1/4πε0 Q अपॉन में R², तो dr/R², और इंटीग्रेट दे दिया मैंने उसको R1 से R2। अब देखिए बच्चों, जो डॉट होता है, डॉट जो होता है, इस डॉट का मतलब होता है cos थीटा, और यहाँ पर मैं एंगल ले रहा हूँ 0, और cos 0 कितना होता है? 1 होता है। अब आप 0 क्यों ले रहे हो उसका एक्सप्लेनेशन सुने, क्योंकि ये जो डॉट है ये dr और E के बीच में है, dr और E के बीच में है।
तो आप सब जानते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वो किधर से किधर आ रही है, वो आ रही है पॉजिटिव से नेगेटिव। किधर से किधर आ रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, राइट। तो ई मेरा जो है अंदर की तरफ है, ई मेरा जो है वो अंदर की तरफ है, और मैं जो यहाँ पर डी आर सेलेक्ट कर रहा हूँ वो भी अंदर की तरफ करूँगा, ऐसे डी आर भी अंदर कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों हम सब जानते हैं कि अगर ई इधर की तरफ है और आपने डी आर भी इधर की तरफ मान लिया, तो दोनों के दोनों जब एक डायरेक्शन में होंगे तो एंगल कितना लोगे, जीरो लेते हैं ना दो वेक्टर के बीच में फिर एंगल, तो इसलिए यहाँ पर 0 डिग्री चल रहा है क्योंकि मैं डी आर को भी ई की डायरेक्शन में कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकता हूँ आपके लिए। तो बच्चों जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो आप सबको पता है कि सबसे पहले r की पावर 2 ऊपर आ जाएगा, तो जब भी पावर ऊपर आएगी तो माइनस हो जाती है, तो r की पावर -2 लिखा जाएगा वो, ठीक है। मैं आपको इससे नेक्स्ट स्टेप बोल रहा हूँ कि वो मैंने उसमें क्या करा होगा, ठीक। देखिए मैंने उसमें क्या करा होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रखा होगा, क्यों भी हम ऐसे ही रखने वाले हैं, r की पावर -2 dr करने वाले हैं r1 से r2, और हम जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन निकल के आएगा q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये आ चुका होगा 1/1/r2 माइनस 1/r1, ऐसे ही रखते हैं ना अपर माइनस लोअर लिमिट। और इसे सॉल्व करके v कितना आएगा, इसे सॉल्व करके v आएगा q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। ये आ चुका होगा r1 माइनस r2 अपॉन में r1 r2, ऐसे आ जाएगा। ये मैंने यहाँ से v निकाल लिया, ठीक है। अब इस v को मैं यहाँ जाके रख दूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा। देखो जैसे ही मैं इस v को यहाँ रखूँगा, ये q है, यहाँ भी क्या चलेगा q, नीचे क्या चलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या चल रहा होगा r1 माइनस r2, और यहाँ क्या चलेगा r1 r2, q से q कैंसिल कर दो और आंसर आपके सामने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 अपॉन में r1 माइनस r2, ठीक है। और यही हमें देखिए सामने प्रूफ करना था। तो ये आ गया मेरे पे स्फेरिकल कैपेसिटर की कहानी। तो अब से आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे ना, तो अब से आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखो, ठीक है। और देखो हमने जो बात करी उसमें क्या बात करी, मैं उसको शॉर्ट में समझा दूँ आपको। देखिए हमने जो इस क्वेश्चन में बात करी वो एक स्फेरिकल कैपेसिटर को लेके बात करी है, उसको लेके बात करी है, स्फेरिकल कैपेसिटर को लेके बात करी है। और हमें ये समझ आना चाहिए कि हमारे पास अगर जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितनी प्लेटें होती थी, 2, कितनी होती थी 2, और आज मेरे पे 2 प्लेटों की जगह 2 क्या है, छोटे छोटे सर्कल, ठीक है, सर्कल आ गए। और अब सुनो आगे की बात, इस वाले का रेडियस है r2, आउटर रेडियस कितना है r1। एक को दिया पॉजिटिव चार्ज, एक को दिया पॉजिटिव चार्ज, दूसरे को दिया नेगेटिव चार्ज, दूसरे को क्या चार्ज दिया, नेगेटिव। जैसे आप 2 प्लेटें लेते थे, एक पे प्लस होता था दूसरी पे माइनस होता था, ऐसे होता था ना, तो इसे कैपेसिटर बोलते थे। ऐसे ही से भी क्या बोलोगे, कैपेसिटर। और पैरेलल प्लेट का तो कैपेसिटेंस अलग ही होता था एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, लेकिन ये तो स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल का आपको क्या बोलना है आज से, स्फेरिकल का आज से आपको बोलना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बोलना है r1 r2, और क्या बोलना है r1 माइनस r2। क्लियर है, आप सब बच्चा ये बोल पाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का आज से आपको यही फॉर्मूला बोलना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए ये भी स्फेरिकल कैपेसिटर के ऊपर ही बोला गया है। किसके ऊपर बोला गया है, स्फेरिकल कैपेसिटर के ऊपर बोला गया है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है वो यहाँ पर स्फेरिकल कैपेसिटर में। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि तुम्हें इनर रेडियस 12 सेंटीमीटर, यानी कि तुम्हें r2 की जगह जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे 10 की पावर -2 के अंदर, मीटर में आ जाएगा। और आउटर रेडियस है r1। डायग्राम में देखो आउटर रेडियस क्या है, बाहर वाला क्या था r1, और वो कितना है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बदल लेंगे 10 की पावर -2 मीटर के अंदर, ठीक है। और हमने जो चार्ज है
हमने जो चार्ज है Q, हमने जो चार्ज है वो दे रखा है यहाँ पर 2.5 माइक्रो। माइक्रो कितना होता है? 10⁻⁻6 होता है। द स्पेस बिटवीन दैम इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और हमने इसके बीच में जो स्पेस है, हमने इसके बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस, इस पूरे स्पेस को हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फिल कर दिया है। आपको बच्चों एक बात याद आएगी कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग डिस्कस करते थे, उसमें अगर दो प्लेटों के बीच में पूरी तरह से कोई भी मीडियम आप फिल कर दो, तो याद है आपको कैपेसिटेंस कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाता था? K टाइम्स। टॉपिक होता था ना हमारे सिलेबस में CBSE के अंदर, याद करो, डिस्कस करा था हमने क्लास में, डिस्कस करा था ना हमने थ्योरी क्लास में, कि अगर दो प्लेटें हैं और उसके बीच में हम टोटली फिल कर दें डाइलेक्ट्रिक को, तो कैपेसिटेंस कितने टाइम्स बढ़ता है? तो ये पूरा जो कैपेसिटेंस है, जो भी कैपेसिटेंस होता है, वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो K की वैल्यू यूज़ करनी है कितनी? 32, ठीक है। तो पहले पार्ट में पूछ रहा है कैपेसिटेंस, तो मेरे ख्याल से आप इस फॉर्मूले के अंदर, आपके सामने जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मेरे ख्याल से आप सब के सब बस क्या करेंगे? K से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसने भी यहाँ पर दो प्लेटों के बीच में पूरी तरह से फिल कर दिया है। R1 की जगह वैल्यू ये रखो, R2 की जगह ये वैल्यू रखो, K की जगह ये वैल्यू रखो, कितनी? 32। और जल्दी से मुझे बताओ कि आपका क्या आंसर आता है, ठीक है। जल्दी से मुझे बताओ कि आपका क्या आंसर आता है। आ गया होगा आपका आंसर, कितना आया होगा? 5.54 मैच करो इंटू 10⁻⁻9 फैराड, ठीक है। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द पोटेंशियल? पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV। तो अगर V चाहिए तो Q/C। Q कितना दे रखा था? 2.5 माइक्रो, 10⁻⁻6 होता है। C कितना दे रखा है? 5.54 इंटू 10⁻⁻9। मेरे प्यारे बच्चों, आप सॉल्व करो, फटाफट से बताओ क्या आंसर आया। 450.7 वोल्ट इतना आ गया होगा, ठीक है। दो क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर। आइए इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके थर्ड पार्ट में आप लोगों से जो डिस्कस करने को कहा गया है, वो ये कहा गया है कि अगर ये एक आइसोलेटेड स्फीयर होता, आइसोलेटेड स्फीयर पता है किसे कहते हैं? जिसका एक ही होता है स्फेरिकल सरफेस, दूसरा स्फेरिकल सरफेस नहीं होता, क्योंकि उसको इन्फिनिटी पे एज्यूम करा जाता है, ठीक है। कहाँ एज्यूम करा जाता है? इन्फिनिटी पे। बच्चों इस बात को हमेशा याद रखो कि जो आइसोलेटेड होता है, अगर मैं कभी भी आपसे कहूँ कि ये एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है, तो इसमें आपको एक प्लेट तो दिखेगी, जैसे मुझे यहाँ पर एक स्फेरिकल प्लेट तो दिख रही है नेगेटिव चार्ज की। जो सेकंड प्लेट होगी, जो सेकंड प्लेट होती है, वो होती तो है, पर वो कहाँ पे होती है? इन्फिनिटी पर होती है। कहाँ पे होती है? इन्फिनिटी पे होती है। तो अगर वो इन्फिनिटी पे होती है, ध्यान से सुनना सबके सब, अगर वो इन्फिनिटी पे होती है, तो बच्चों ऐसे कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो होता है Q/V, ऐसे निकालते हैं हम। और किसी भी स्फेयर के सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, ऐसे ही होता है। Q से Q कट जाएगा, तो K की जगह आप क्या लिखोगे? 1/4πε0, ये ऊपर आ जाएगा 4πε0R। तो याद रखोगे ना इस फॉर्मूले को। अगर एक ही सरफेस होता है स्फेरिकल का, तो फॉर्मूला ये चलता है, और दो होते हैं तो पिछले क्वेश्चन में बताया था कि वहाँ पे R1 - R2 अपॉन में R1 R2 चलता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? ये आपसे कह रहा है कि कंपेयर करो कैपेसिटेंस को, वो भी आइसोलेटेड, जिसका रेडियस 12 है। तो यहाँ पर R की जगह कितना रखोगे? 12 सेंटीमीटर। जल्दी से बताओ, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? इसकी 10⁻⁻2, ठीक है। तो 4πε0 का वैल्यू आप रखो जल्दी से, और मुझे बताओ आंसर क्या 1.33 इंटू 10⁻11 आता है, वीडियो पॉज करके, या कुछ और आता है, ठीक है। और आपको इसके निकालने के बाद कंपेयर करना था। क्या करना था? कंपेयर करो। याद होगा आपको, पहले C कितना आया था? 5.54 इंटू 10⁻⁹, और अब C कितना आ रहा है? ये डैश मान लूँ इसको कुछ, C'। तो भाई अब कितना आ रहा है ये? 1.33 इंटू 10⁻11। अगर मैं दोनों को काट दूँ तो ये वैल्यू आ रही है 416।
इसका मतलब जो पहले सी था वो 416 गुना ज़्यादा है अब के। यही तो मतलब है, पहले जो सी था वो अब के 416 गुना ज़्यादा है। कितने गुना ज़्यादा है? 416 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो यार 416 गुना ज़्यादा है कौन? पहले वाला। और अब वाला तो छोटा है, अब वाला तो छोटा है। पूछ रहा है क्यों ऐसा होता है, तो इसका मैं थ्योरेटिकल रीज़न आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। बाकी हम थ्योरी क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। देखो, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज देयर इज नो नियर बाय अर्थ कंडक्टर प्लेट। ठीक है, क्लियर एग्जाम्पल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नेक्स्ट। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है टू लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग ए चार्ज Q1 Q2 आर ब्राउड टू क्लोज ईच अदर। आर ब्राउड टू क्लोज ईच अदर पे, ठीक है, मतलब एक दूसरे के पास लाया गया। इस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दैम इज गिवन बाय Q1। अच्छा, कह रहे हैं कि क्या इस पर ये फोर्स वैलिड होगा? कौन सा फोर्स है ये कुलाम फोर्स है, जिसे हम लिखते हैं K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और K को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुलाम्स लॉ जो है उसको लगाने की दो बातें होती हैं। पहला, वैलिड होता है कुलाम्स लॉ किस चीज़ के लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कुलाम्स लॉ किसके लिए वैलिड है। ये कुलाम्स लॉ वैलिड होता है पॉइंट चार्ज के लिए। दूसरा, ये कुलाम लॉ वैलिड होता है स्फेयर के लिए। किसके लिए वैलिड होता है? स्फेयर के लिए। ठीक है, और वो भी कैसे स्फेयर के लिए? स्फेयर, ऐसे स्फेयर जिनके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब समझते हो? हर जगह इक्वल। तो यार होगा क्या, देखो कि बच्चों आप दो स्फेयर को आसपास लेके आओगे, तो आसपास लाने से क्या होगा कि मान लो कि इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था, इस पर पॉजिटिव चार्ज कम था। ठीक है, तो रिपल्शन क्रिएट हो जाएगी। और अगर रिपल्शन क्रिएट हो जाएगी, अगर मान लो यहाँ पर रिपल्शन क्रिएट हो जाती है, तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी? फिर ये प्रॉब्लम आएगी कि प्लस प्लस को क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। तो यहाँ पर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज पीछे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा असल में इन दोनों पे रिपल्सन के कारण, दोनों पे असल में हो जाएगा यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। आप समझ पा रहे हो कि कहीं पर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और कहीं पर चार्ज कम हो जाएगा। अगर इन्हें पास पास लाएंगे तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली पॉजिटिव चार्ज पीछे चले जाएगा रिपल्शन के कारण, और आगे ये पॉजिटिव चार्ज कम रहेगा। तो आगे चार्ज कम होगा, पीछे चार्ज ज़्यादा होगा। ओवरऑल तो उतना ही होगा चार्ज, पर यहाँ पर एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो जाएगा चार्जेस का, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। और ऐसी जगहों पे कुलाम्स लॉ वैलिड नहीं होता। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे आप? इसका जवाब आएगा नो। क्या नो? कि यहाँ जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो इतना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुलाम्स लॉ लगाने के दो कंडीशन होती है, जिसमें से सेकंड कंडीशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म इस केस में नहीं होगा। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हम लोगों के पास यहाँ पर, इफ कुलाम लॉ इन्वॉल्व 1/r³ डिपेंडेंसी इंस्टेड ऑफ 1/r², वुड गॉस लॉ बी स्टिल ट्रू? बच्चों क्या जवाब लिखोगे? जल्दी बताओ इसका, बताओ जल्दी। नो। बच्चों तुम्हें याद है जब हम गॉस लॉ प्रूफ करते हैं, तो गॉस लॉ प्रूफ करते वक्त समय हम वहाँ पर लिखते हैं EDS, ऐसे लिखते हैं ना। और आपको याद होगा वहाँ पर चलता था 1KQ/r² चलता था, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो फोर्स है वो डायरेक्टली है, और ये r² की डिपेंडेंसी में है। जब ये r² की डिपेंडेंसी में होती हैं तभी तो ये एंड में चल के आपको याद होगा Q/ε0 आता था ना। तो भाई जब r² है तभी ये वैलिड है गॉस लॉ। अगर आप r³ की डिपेंडेंसी दे दोगे तो ये गॉस लॉ वैलिड नहीं है। क्यों? डेरिवेशन याद करो,
अगर नीचे आर की पावर 3 आता था तो एरिया आप लिखते थे 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर, एक आर बच जाएगा नीचे, और एक आर बच जाएगा तो फिर वो गॉस लॉ में भी कैसे रहेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में आर, तो इनवैलिड हो जाएगा ना, ये थोड़ा ना गॉस लॉ है। इसलिए बच्चों आर की पावर 3 के लिए ये गलत साबित होगा, तो आंसर क्या बनेगा, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, जिसमें हमसे कह रहा है ए स्मॉल टेस्ट चार्ज इज रिलीज एट रेस्ट एट ए पॉइंट इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फिगरेशन। कह रहा है कि किसी रीजन में आपके पास मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो मान लो ये इस रीजन में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, तो मान लो किसी रीजन में मेरे पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी हुई है। अब बच्चों हुआ क्या, आओ उसे समझते हैं कि हुआ क्या। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से इस तरह से, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है। अब ये कह रहा है मान लो इसमें हम किसी पॉजिटिव चार्ज को रेस्ट पे है तो इसे रिलीज़ करते हैं, क्या होगा, प्लस प्लस को रिपेल करेगा और ये सामने की तरफ मोशन करना शुरू कर देगा। तो बच्चों वो यही चीज़ आपसे पूछ रहा है कि अगर एक टेस्ट चार्ज को, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज़ कर दें तो विल इट ट्रेवल अलोंग द फील्ड, क्या वो फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, तो जवाब क्या होगा, यस, यस बिल्कुल जाएगा, लेकिन सिर्फ तभी, ओनली इफ़, जब फील्ड लाइन उसके साथ दे रही हो, यानी कि फील्ड लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, मान लो फील्ड लाइन ऐसे होती, मान लो फील्ड लाइन ऐसे होती पॉजिटिव से नेगेटिव, और आप टेस्ट चार्ज को ऐसे रिलीज़ कर देते, मान लो ऐसे रखते, तो क्या होता बताओ, ये तो ऊपर चले जाता ना ऐसे, तो तब थोड़ी ना फील्ड की डायरेक्शन में जाता, तब तो ऐसे पैराबोला पाथ बनाता, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में याद करो, फर्स्ट चैप्टर के भी एडिशनल में ऐसा क्वेश्चन करा था, है ना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पीछे जाओ प्लेलिस्ट पे मेरे चैनल की, और वहाँ से आप चैप्टर 1 की एडिशनल एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को देखो, वहाँ पे आपको इसका जवाब मिलेगा कि अगर फील्ड ऐसे होती और चार्ज को हम ऐसे फेंकते तो फिर ये पैराबोला पाथ बनाता। ठीक है, तो ये सिर्फ बात, तब इसका आंसर क्या होगा सी वाले का, ये कि भाई फील्ड की डायरेक्शन में ये चार्ज पार्टिकल तभी जाएगा जब वो फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा चार्ज। ठीक है, यानी कि यस ओनली इफ फील्ड लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन, जब फील्ड लाइन स्ट्रेट होगी तभी ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका डी पार्ट की तरफ चलते हैं। बच्चों इसका जो अगला पार्ट है हमारे पास डी, उसमें हमसे कह रहा है व्हाट इज़ द वर्क डन बाय फील्ड ऑफ ए न्यूक्लियस इन ए कंप्लीट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बच्चों आपको याद होगा कि क्लोज्ड पाथ में अगर किसी चार्ज को मूव करवाया जाता है तो वर्क डन वैसे भी जीरो आता है, तो उसका जवाब क्या बनेगा, जीरो। वट इफ़ ऑर्बिट इज़ इलेप्टिकल, बच्चों चाहे ऑर्बिट इलेप्टिकल ही क्यों ना हो, क्लोज तो तब भी बनेगा, और एक क्लोज्ड पाथ में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा वर्क डन क्या लिखा जाता है, जीरो लिखा जाता है। तो चाहे आप इस तरह के पाथ से होके चल लो, ठीक है, चाहे आप ऐसे पाथ से होके चल लो, तो जब जब आप क्लोज्ड पाथ बनाएंगे तब तब आपको वर्क डन क्या मिलेगा, ज़ीरो। ठीक है बच्चों, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो इलेप्टिकल है चाहे वो कैसा भी है, वर्क डन जीरो ही रहेगा। डी पार्ट का आंसर है वर्क डन इज जीरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ई पार्ट में क्या कह रहा है, वी नो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकॉन्टिन्यूस अक्रॉस द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो डिसकॉन्टिन्यूस देयर। बच्चों क्या जवाब दोगे, नो। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स में कि पोटेंशियल जो है कॉन्टीन्यूस होता है, क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है कंडक्टर की सरफेस पर। ठीक है, तो ये किसका जवाब हो गया, ई का। आइए बच्चों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एफ की तरफ। बच्चों एफ में कह रहा है हमसे यहाँ पे व्हाट मीनिंग वुड यू गिव टू ए कैपेसिटर ऑफ सिंगल कंडक्टर। तो आपको याद होगा इससे पहले वाला क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको आइसोलेटेड कैपेसिटर की कहानी समझाई थी, याद आ गया। मैंने कहा था आइसोलेटेड कैपेसिटर किसे कहते हैं, जिसका सेकंड प्लेट कहाँ पे माना जाता है, इन्फिनिटी पर माना जाता है। घुमा के इसने यही बात पूछ ली। कह रहा है मान लो एक सिंगल कंडक्टर है, एक सिंगल कंडक्टर है, ठीक है, तो कह रहा है व्हाट मीनिंग वुड यू गिव टू कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कंडक्टर। अगर कोई कैपेसिटर मतलब एक कंडक्टर हो गया, वो सिंगल मतलब कैपेसिटेंस उस पर है पर वो सिंगल कंडक्टर है। आपको याद होगा कैपेसिटर में दो कंडक्टर होते हैं, दो प्लेटें होती हैं,
पर ये तो सिंगल की बात कर रहा है, तो कह रहा है इसका क्या मीनिंग है बच्चों। इसका मीनिंग यही है कि वो एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है और उसकी जो सेकंड प्लेट है इज़ कंसिडर टू बी एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका जवाब क्या लिखोगे आप, इसका जवाब लिखोगे आप, मैं डिक्टेट करता हूँ, इसका जवाब लिखोगे ए सिंगल कंडक्टर इज़ ए कैपेसिटर हुज अदर प्लेट कैन बी कंसिडर टू एट इन्फिनिटी, जिसकी सेकंड प्लेट को आप कंसिडर करते हो कहाँ पे, इन्फिनिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। हमारे पास आता है इसका लास्ट पार्ट जी। इसमें कह रहा है कि एक रीज़न दो कि क्यों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का ज़्यादा है माइका से। बच्चों इसका सिंपल सा जवाब होता है कि जो माइका है वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे कि हमने थ्योरेटिकल क्लासेस में डिस्कस करा था, ये टॉपिक भी मॉलिक्यूल है। और जबकि जो वाटर होता है H2O वो एक परमानेंट क्या होता है उसके पास, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है उसके पास, क्योंकि यार वो उसके पास O-H+, तो यानी कि ये कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसका जवाब होगा ए वाटर मॉलिक्यूल हैज़ परमानेंट डाइपोल मोमेंट सो इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज़ हाई, इसीलिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, क्योंकि ये एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट इस पे होता है। जबकि माइका के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता, क्योंकि ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, इसलिए इसका के क्या है, कम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32। बच्चों इसमें जो बात हो रही है वो हो रही है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस करा पिछली लेक्चर्स में, हमने स्फेरिकल कैपेसिटर डिस्कस करा, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर डिस्कस करा, और अब आता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। मेरे प्यारे बच्चों, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πε0 लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि सिलेंडर की लेंथ, नीचे चलता है 2.303 log b/a, आउटर रेडियस अपॉन इनर रेडियस। तो b है आउटर रेडियस और a है इनर रेडियस। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो होता है बच्चों, उसके कैपेसिटेंस का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है जो आपके सामने है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको लेंथ का वैल्यू मिलेगा 15 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻2 मीटर से। रेडियाई मिलेगा 1.5 एंड 1.4, तो आउटर रेडियस आपको यूज़ करना है यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर, और इनर रेडियाई आपको जो यूज़ करना है यहाँ पर वो करना है 1.4 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट जब करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 10⁻⁻2 मीटर, और ये भी आ जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। ओके बच्चों, और बच्चों जब आप इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप इसे कैलकुलेट कर पाए होंगे 1.21 × 10⁻⁻10 फैराड। अगर आप नहीं कर पाए होंगे तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि सर हम इसे कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है डिटरमाइन द कैपेसिटेंस। बच्चों मैंने आपको कैपेसिटेंस बता दिया। आल्सो फाइंड द पोटेंशियल। तो बच्चों मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ Q = CV, क्योंकि कैपेसिटर्स के केस में हमेशा Q = CV यूज़ होता है। तो मुझे पोटेंशियल अगर निकालना है तो मैं Q/C कर दूंगा। बच्चों इस क्वेश्चन में देखो थर्ड लाइन पर हमें Q का वैल्यू दिया है 3.5 माइक्रो होता है 10⁻⁻6, और C यूज़ होगा 1.21 × 10⁻⁻10। प्यारे बच्चों जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी 2.89 × 10⁻4 वोल्ट। ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेट कर पाए होंगे। अगर नहीं कर पाए होंगे तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 33। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसका जो वोल्टेज होगा वो इतना होगा यूजिंग ए मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, तो यानी कि ये हमसे कहना चाह रहा है कि एक आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आप सब जानते हैं इसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, इसका जो वोल्टेज हमें यूज़ करना है, मतलब डिफरेंस इन वोल्टेज ऑफ बोथ प्लेट, मतलब दोनों प्लेटों में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें देना है वो देना है 1 किलोवोल्ट। किलो को मैं 10⁻³ यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि उसने क्वेश्चन की सेकंड लाइन पर हमें 1 किलोवोल्ट बोला था। और जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप यहाँ पे यूज़ करेंगे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होगा, लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी
ds डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो होगी 10⁻⁷। याद है आपको डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, जैसे हमने थ्योरी क्लासेस में डिस्कस करा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको याद होगा मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी को खो देता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन पे, इसलिए वो आगे लाइन पर कह रहा है, देखिए फॉर सेफ्टी पर्पस को देखते हुए वी शुड लाइक फील्ड नेवर एग्जिस्ट 10% ऑफ दिस। मतलब वो ये चाहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कभी भी 10% किसका, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, जो कि हमें दे रखी है 10⁻⁷, इससे ज़्यादा ना बढ़े। तो ये सेफ्टी है, और मैंने आपको बैच में भी समझाया था, थ्योरी क्लासेस में भी, कि हम डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का कंसेप्ट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। आगे बढ़ो। 10% का मतलब है बाई 100 कर देंगे, 10⁻⁷ रखेंगे प्यारे बच्चों, 0 से 0 कटेगा और ये आ जाएगा 10⁻⁶। तो मुझे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है बच्चों। अब बच्चों देखो, मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ फॉर्मूला, आप सबको याद होगा, E = dV/dr। आपको याद है dr क्या होता था? dr होता था दो सरफेस के बीच का सेपरेशन। तो यहाँ पर dr ये बनेगा, दो सरफेस के बीच का सेपरेशन, मतलब दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से dr निकालने की कोशिश करूँ तो मैं लिखूँगा dV/E। चेंज इन पोटेंशियल मुझे यहाँ दे रखा है 10⁻3। रेटिंग जो है E का वैल्यू है 10⁻6। बच्चों ये सॉल्व होगा और प्लेट के बीच का सेपरेशन आएगा 10⁻³ मीटर। यानी कि ये जो कैपेसिटर है, इसमें दोनों प्लेटों के जो बीच का डिस्टेंस है वो मैंने फाइंड कर लिया, जो कि आ रहा है 10⁻3। ठीक है, आइए इस वैल्यू का यूज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब बच्चों इतनी बातें जब मुझे पता है यहाँ से, इसने मुझसे क्या पूछा है, आगे पढ़ो। ये कह रहा है वट मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव ए कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफेराड। कह रहे हैं अगर आपको कैपेसिटेंस 50 पिकोफेराड, पिको होता है 10⁻12। कह रहे हैं अगर आपको इतनी वैल्यू का कैपेसिटेंस दिया जाए 50 × 10⁻12 फेराड का, तो फिर एरिया क्या होगा मिनिमम। बच्चों आप सब बच्चों को ये बात मैंने बैच में डिस्कस करी थी कि अगर आप दो प्लेटों के बीच में पूरा मीडियम फिल करते हैं किसी उससे, तो आपको याद होगा कि कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज़ करता है। तो हम तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। बीच का सेपरेशन dr है, तो इसको मैं d बोल लेता हूँ, क्योंकि बार बार मुझे इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 50 × 10⁻12। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर आपको k का वैल्यू दे रखा था, k का वैल्यू कितना यूज़ करना है 3। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 × 10⁻12। एरिया मुझे यूज़ करना है, और d मैंने अभी निकाला था 10⁻3, और ये हो जाएगा 50 × 10⁻12। तो बच्चों मैं यहाँ से एरिया निकाल लूँगा, जो कि आएगा 19 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 19 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा एरिया आ गया इस क्वेश्चन का, जो उसने मुझसे पूछा था। तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया। सेफ्टी पर्पस के लिए 10% यूज़ करा जाता है हमेशा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हम पे, कह रहा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस बताइए क्या होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसका पहला पार्ट है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में है, अगर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में होती है तो आपने पढ़ा था कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस उसके परपेंडिकुलर होता है। यानी कि जो हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो अब जो है पैरेलल बनेगा XY प्लेन पे। किस पे? XY प्लेन पे। ठीक है, पैरेलल टू XY प्लेन, राइट। तो ये बातें हम अपने दिमाग में रख सकते हैं, पैरेलल टू XY प्लेन वाली। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से, चलिए बी पार्ट पे चलते हैं। बी में कह रहा है ए फील्ड डेट यूनिफॉर्मली इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन कांस्टेंट। ओके, आज भी इलेक्ट्रिक फील्ड जेड पे है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आज भी जेड पे है तो सेम यही आंसर कहाँ उतर जाएगा, नीचे बी पार्ट पे, सेम टू सेम। बस फ़र्क क्या होता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इक्वी पोटेंशियल पर, E = dV/dr। ऐसे बढ़ते हैं हम इस पर, तो E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू dr, और दो सरफेस के बीच के गैप को हम dr कहते थे। dr इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेसेस। याद है, दो सतह के बीच की दूरी को हम dr कहते थे। तो अगर E बढ़ रहा है तो dr कम हो जाएगा, यानी कि दो सरफेस के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या होगा कि नीचे दो सरफेस के बीच में गैप ज़्यादा होगा,
फिर ये गैप कम होगा और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा। तो ये बीच के गैप कम क्यों होते जा रहे हैं भाई दो सरफेस के बीच के? साइड में एक्सप्लेनेशन है कि इसमें कह रहा है कि फील्ड इज़ यूनिफॉर्मली इंक्रीज। अगर ई आपका बढ़ेगा, अगर ई आपका बढ़ेगा तो डी आर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कि डी आर दो सरफेस के बीच का गैप है। तो देखो यहाँ पर जो डी आर है और यहाँ पर जो दो सरफेस के बीच का डी आर है उसमें फ़र्क क्यों है? क्योंकि ई का वैल्यू ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो डी आर कम होता चले जाएगा दो सरफेसेस के बीच का। तो आपका जवाब होना चाहिए ए प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। यहाँ तक तो एज इट इज़ उतरेगा। आगे आप लिखोगे विल बिकम, सरफेसेस के बारे में बताओगे ना, विल बिकम क्लोज़र, पास पास आते जाएंगे, क्लोज़र विद द इंक्रीज इन फील्ड। ठीक है, इंक्रीज इन फील्ड। ठीक है, आइए इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अगला बच्चों ये आगे मेरे से कह रहा है सी पार्ट में, अगर आपके पास एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता, आपको याद है सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसेंट्रिक बनते थे, थ्योरी क्लासेस में हमने डिस्कस करा था। तो सी पार्ट का जवाब क्या होगा कि सर्कुलर बनेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल टाइप के। ठीक है, तो कंसेंट्रिक स्फेयर बनेगा, इसका जवाब है कंसेंट्रिक स्फेयर बनेगा सी का। डी पार्ट, यूनिफॉर्म ग्रिड कंसिस्टिंग ऑफ इक्वली स्पेस्ड पैरेलल चार्ज वायर्स इन ए प्लेन। ग्रिड किसे कहते हैं पता है? इस तरह की जो लाइनें होती हैं इन्हें हम ग्रिड्स कहते हैं, ऐसे। तो मान लो अगर इस तरह की लाइंस होती तो इसका इक्विपोटेंशियल कैसे बनता मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन है तो इसका जवाब होता कि यहाँ पर तो टाइम डिपेंडेंट, मतलब जो चीज़ चेंज होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट चेंजिंग होती शेप में, मतलब एक परफेक्ट शेप नहीं होता, वो टाइम डिपेंडिंग शेप ज़रूर होता। ठीक है, तो एक टाइम डिपेंडिंग शेप बनता। हाँ, ये बात सही है कि वो प्लानर होता, मतलब किसी ना किसी प्लेन पे ज़रूर होता, और पैरेलल भी होता टू द ग्रिड के। लेकिन कब? बहुत दूर के डिस्टेंस पे, एट फार ऑफ डिस्टेंस। जैसे कि बच्चों आपने पढ़ा होगा जब पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं तो एकदम प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं। पढ़ते थे ना हम थ्योरी में, याद करो, आपको याद आएगा कि हाँ भाई प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस पैरेलल लाइंस के लिए बनते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर है कि बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए ये पैरेलल भी बनेगा, लेकिन अभी तो प्लानर में होगा। तो इसका जवाब क्या है कि अगर ग्रिड इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपको मिलेंगी तो टाइम डिपेंडेंट शेप बनेगी, वहाँ एक फिक्स शेप नहीं होगी, एक टाइम डिपेंडेंट शेप होगी जो चेंज हो रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ से हमें बोल रहा है कि अगर हम आपको वोल्टेज दे दें 15 × 10⁶ वोल्ट, और अगर हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें 5 × 10⁷, तो व्हाट इज़ द मिनिमम रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल रिक्वायर्ड। तो दो शेल्स होती हैं, इनके बीच में ये डिस्टेंस कितना होगा? बच्चों जब भी दो सरफेस के बीच का गैप निकालना होता है तो हम फॉर्मूला आपको याद होगा यूज़ करते हैं dV/dr यूज़ करते हैं। तो आज मुझे dr निकालना है, तो मैं सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए dV को ई से डिवाइड कर देता हूँ। वोल्टेज दे रखी है आपको 15 × 10⁶, और E कितना दे रखा है 5 × 10⁷। आप 5 3 × 15, ये कटेगा तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास 30 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, इसके ऊपर बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है आपके पास दो स्फीयर है। पहला स्फीयर ये रहा, इस पे चार्ज है Q1 और इसका रेडियस है R1। आपके पास एक और स्फीयर है यहाँ पर, इसका रेडियस है R2, इस पे चार्ज है Q2। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर शो डैट Q1 इज़ पॉजिटिव, चार्ज विल नेसेसरी फ्लो फ्रॉम स्फीयर टू शेल नो मैटर व्हाट चार्ज ऑन Q2 ऑन कंडक्टिंग शेल व्हेन टू द टू आर्स कनेक्टेड बाय वायर। ओके,
बच्चों कह रहा है कि जो चार्ज है वो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, मतलब Q1 से Q2 की तरफ जाएगा, इसको प्रूफ करो। बच्चों बात एकदम सही है, आपको भी पता है जो चार्ज है वो किधर से किधर फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से किधर की तरफ, लोअर की तरफ, हायर से किधर की तरफ, लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो जो हमारा चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो देखिए जो इनर शेल है इस पे हायर पोटेंशियल होगा, क्यों? आपको पता है स्फेरिकल शेल का जो पोटेंशियल है वो हमने कितना डिस्कस करा था प्रीवियस क्वेश्चंस में, KQ/R, यही डिस्कस करा था, और थ्योरी क्लासेस में भी हमने यही डिस्कस करा था कि सरफेस पर इतना ही होता है। तो देखिए आप एक बात बताइए, दोनों के लिए KQ/R ही होगा फॉर्मूला, पर एक बात बताइए, जिसका रेडियस कम होगा उस पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो आप देखिए इनर रेडियस कम होगा या आउटर, तो R1 कम होगा इनर वाला, तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल जो है R2 बड़ा होगा। अगर R2 रेडियस बड़ा होगा तो V1 छोटा होगा, सॉरी V1 बड़ा होगा। ठीक है, तो रेडियस में तो R2 बड़ा है, लेकिन अगर रेडियस कम होगा तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और चार्ज हमेशा हायर टू लोअर जाता है। तो इसीलिए अंदर से बाहर की तरफ हमेशा चार्ज फ्लो करेगा अगर इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दें। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 के पार्ट में कह रहा है कि एटमॉस्फेयर मतलब जो हमारा स्काई होता है, आसमान जिसे आप कहते हो, ठीक है, तो हमारा एटमॉस्फेयर है और हमारी अर्थ की सरफेस है। ये कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू दिस यहाँ पर एक पोटेंशियल होता है 400 वोल्ट का डिफरेंस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ऐसा, और सरफेस के नियर बाई ये कह रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाएगा, कितना, 100 वोल्ट पर मीटर। तो फील्ड भी है, पोटेंशियल भी है, फिर भी जो एक इंसान यहाँ खड़ा है उसको शॉक क्यों नहीं लगता? बच्चों जवाब ये है क्योंकि ये इंसान अर्थ पे खड़ा है और अर्थ का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, यानी कि अर्थ हमारे लिए एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। क्या रहता है, सेम रहता है। तो जो हमारी बॉडी है, मतलब हम एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे खड़े हैं, और अगर हम एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे खड़े हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए हमसे करंट फ्लो नहीं होगा, हैंस नो करंट फ्लो थ्रू आवर बॉडी। ठीक है, और इसीलिए हमें इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं लगेगा। ये इसका आंसर है। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं, इसके बी पार्ट की तरफ। बच्चे इसके बी पार्ट में हमसे ये कह रहा है, एक मैन है, ठीक है, आउटसाइड हिज हाउस वन इवनिंग, मतलब एक रात वो बाहर आया, तो मान लो ये अर्थ का सरफेस होगा। अब बच्चों उसने क्या करा, उसने इसके ऊपर इंसुलेटिंग स्लैब रख दी, तो मान लो उसने उसके ऊपर एक इंसुलेटिंग स्लैब रख दी और फिर उसके ऊपर एक एल्युमिनियम का टुकड़ा रख दिया, ये एल्युमिनियम का टुकड़ा रख दिया। तो बच्चों आपको याद है कैपेसिटर पे 2 प्लेटें होती थी, बीच में आप कोई मीडियम फिल करते थे, तो आज ऐसे ही ये तो हो गया मीडियम, अर्थ की एक सरफेस हो गई कैपेसिटर की प्लेट 1, और एल्युमिनियम मेटल हो गया कैपेसिटर की प्लेट 2, क्योंकि आपको याद होगा 2 कंडक्टर ही तो चाहिए आपको कैपेसिटर बनाने के लिए, 2 प्लेटें ही तो चाहिए आपको, बीच में तो आप कोई भी मीडियम रख लो। तो बच्चों ये बीच में जो है ये एक मीडियम की तरह ट्रीट होगा यहाँ पर, और ये हो गई 2 प्लेटें, एक हो गया एल्युमिनियम का प्लेट यहाँ पर और एक हो गया अर्थ के सरफेस का, हो गया ना। तो एक कैपेसिटर डिज़ाइन हो गया। तो वो आपसे पूछ रहा है कि अगर वो नेक्स्ट मॉर्निंग इसको टच करेगा तो क्या होगा, तो भाई उसे करंट लगेगा, तो यस उसे शॉक लगेगा। कारण आपको पता है क्योंकि ये कैपेसिटर बन जाएगा और इसमें चार्ज का फ्लो रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सी। बच्चों सी पार्ट में ये हमसे क्या कह रहा है, सी पार्ट में देखिए ध्यान से पढ़िएगा, हमसे कह रहा है कि हमारा जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है सी। अब इसमें क्या कह रहा है, डिस्चार्जिंग करंट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू स्मॉल कंडक्टिविटी ऑफ एयर इज़ नोन टू बी 800 एम्पियर ऑन एन एवरेज ओवर द ग्लोब। वाई देन डज एटमॉस्फेयर नॉट डिस्चार्ज इटसेल्फ कम्प्लीटली इन ड्यू कोर्स एंड बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, तो बच्चों इसका जवाब है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो
कंटिन्यूसली चार्ज होता है, ये माना जाता है। लेकिन इसके चार्ज होने का कारण क्या है? बिजली का कड़कना। बिजली के कड़कने की वजह से, लाइटनिंग जिसे हम कहते हैं, तो बिजली के कड़कने की वजह से या थंडर स्टॉर्म जो होते हैं, ठीक है, इनकी वजह से हमारा जो है एटमॉस्फेयर चार्ज होता है। लेकिन बच्चों आपको एक बात और याद रखनी है, इसके साथ साथ यानी कि साइमल्टेनियसली, अब हर जगह तो बारिश नहीं हो रही होती ना। आपको पता है हमारा जो कंट्री है उसमें एक जगह पे बारिश हो रही होती है, दूसरी जगह पे नहीं हो रही होती है। मतलब अगर मान लो हरियाणा में बारिश हो रही है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि चेन्नई में भी बारिश हो रही होगी। भाई किसी पर्टिकुलर जगह पे बारिश हो रही होगी। तो जहाँ पे तो बिजली कड़क रही है, जहाँ पे लाइटनिंग हो रही है, वहाँ का तो एटमॉस्फेयर चार्ज हो रहा है। लेकिन बच्चों जहाँ पे नहीं हो रहा तो वहाँ पे तो चार्ज नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा? डिस्चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब बट साइमल्टेनियसली इट्स गेट्स डिस्चार्ज, ये क्या हो रहा होगा? डिस्चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, तो डिस्चार्ज हो रहा होगा थ्रू नॉर्मल, अलग अलग मौसमों की वजह से। कहीं पे बारिश हो रही होगी तो वहाँ पे चार्जिंग हो रही होगी, मतलब वो लाइट नहीं, बिजली कड़क रही होगी तो वो चार्ज हो रहा होगा एटमॉस्फेयर। और जहाँ पे नहीं हो रही वहाँ पे क्या हो रहा होगा? डिस्चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, इस वजह से बच्चों यही एक कारण है कि दिस कीप्स द सिस्टम बैलेंस। इसी की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो बैलेंस होता है, तो पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं हो पाता है। तो इसका आंसर है ये सी का। देखिए सी में क्या कह रहा था कि वाई देन डज एटमॉस्फेयर नॉट डिस्चार्ज इटसेल्फ कम्प्लीटली, वो पूरा डिस्चार्ज क्यों नहीं हो पाता? कारण क्या है? भाई जहाँ पर बिजली कड़क रही होगी वहाँ पे तो चार्ज हो जाएगा, और जहाँ पे नहीं कड़कती है वहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। अब हर जगह ही तो बिजली नहीं कड़कती, हमारी पूरी पृथ्वी पे एक साथ बिजली तो नहीं कड़कती। भाई किसी रीज़न पर बिजली कड़क रही होती है, बारिश हो रही होती है, तो कुछ जगहों पे नहीं हो रही होती है, तो इसीलिए जहाँ पे नहीं हो रही वहाँ पे वो डिस्चार्ज हो जाएगा। पर वो कम्प्लीटली क्यों नहीं हो पा रहा एटमॉस्फेयर? क्योंकि कुछ जगहों पे बिजलियाँ कड़क रही होंगी, थंडर स्टॉर्म्स लग रहे होंगे, लाइटनिंग आ रही होगी, तो वहाँ पर वो क्या हो रहा होगा? चार्ज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये लिखना है आपको सी पार्ट का आंसर। चलिए डी पार्ट की तरफ चलते हैं। बच्चों यहाँ पर हमारे पास आता है डी पार्ट, और डी पार्ट का जवाब देखते हैं कि डी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है। देखो बच्चों, जो यहाँ पर हमारे पे डी पार्ट है, डी पार्ट में क्वेश्चन को रीड करो एक बार, देखो क्या कहता है। बच्चों डी पार्ट के क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिसिपेटेड। ओके, किस फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर की एनर्जी डिसिपेट होती है? तो बच्चों उसका आंसर लिखो। लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, और हीट एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, और ये तीनों चीज़ें आपको कब देखने को मिलती हैं? ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। और कब देखने को मिलेगी बताओ? जब बिजली कड़केगी, यानी कि लाइटनिंग। भाई जब बिजली कड़कती है तो आवाज़ भी आती है और साउंड भी पैदा हो रही होती है, तो ये लाइट एनर्जी या साउंड एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो जवाब है हमारे एटमॉस्फेयर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई बच्चों हमारी पूरी की पूरी चैप्टर 2 की एक्सरसाइज। सारे क्वेश्चनों के आपके पास जवाब हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।